वेलकम टू हेल्थ टॉक। मैं हूँ आयशा रांझा और उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा एपिसोड का फोकस है एक बहुत ही आम हेल्थ प्रॉब्लम जो है लोअर बैक पेन यानी कि कमर के निचले हिस्से का पेन। इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसर शाहिद जो कि न्यू जर्सी के अंदर एक मारूफ पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन के अंदर इंटरवेंशनल स्पाइन प्रोसीजर्स यानी कि रीढ़ की हड्डी का इलाज और पूरे मुकम्मल जिस्म के दर्द का इलाज भी मौजूद है और लाइफस्टाइल मेडिसिन के ऊपर भी फोकस करते हैं। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर नसर शाहिद को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए। तो डॉक्टर साहब जैसे मैंने मेंशन किया आज जो हमारा एपिसोड है हम लोअर बैक पेन यानी कि निचले कमर के हिस्से के ऊपर बात कर रहे हैं। अब ये इतना कॉमन हेल्थ इशू बन गया है कि हर घर के अंदर यानी कि जो नौजवान भी हैं बूढ़े भी हैं उन सबको ये मसला तकरीबन फेस करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं हमें दर्द हो रहा है हमारी कमर के अंदर। तो मैं चाहती हूँ हम बात स्टार्ट करें कि ऊपर की कमर और नीचे की कमर का हिस्सा है कि हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये अपर बैक पेन है या लोअर बैक पेन है। जी, असल में ना जी हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन। जो सही। बिल्कुल आखिरी हिस्सा होता है ना, जो उसके सामने सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हम्म। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि आप हाथ में अगर आपने 10 पाउंड लिए हुए हैं, तो आपके बैक पर 300 टू 400 पाउंड्स का वज़न पड़ रहा है। ठीक और है। डिपेंड करता है कि आप उन हाथों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए बैक पेन ज़्यादा जो है कॉमन है, इसलिए कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो सेडेंटरी हो गया है। ओवर द लास्ट 100 टू 200 इयर्स इंसान जो है एक मुख्तलिफ स्पीशीज़ बन गया है। हम्म। तो उसमें लो बैक पेन एक नेचुरल बात थी कि वो जगहें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, उनके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं है। अब डिफरेंशिएट करना कि आपका अपर बैक पेन है या लो बैक पेन है, तो उसका बड़ा एक आसान सा तरीका होता है कि जो पेन है उसके साथ सिम्पटम्स अगर तो लेग्स में जा रहे हों, थाइज़ पे, किसी तरह इसको हम लोअर एक्सट्रेमिटीज़ कहते हैं। तो अगर किसी किस्म का भी सिम्पटम वहाँ पे जा रहा है, तो वो तो लो बैक है। और हम्म। अपर बैक पेन जो है उसमें आमतौर पर या तो नेक में पेन होगी या अपर बैक में पेन आगे की तरफ आएगा थोरैसिक एरियाज़ में। तो हम्म। जस्ट पेशेंट को अगर आप सुने, एक शख्स को जिसको ये कंप्लेंट है उसको गौर से सुने। मेडिसिन जो है ना जी ज़्यादा बात करना नहीं है, मेडिसिन असल में दूसरों को सुनना है। अगर हम हम्म। सुनते हैं कि उसकी कंप्लेंट क्या है, तो बड़ी आसानी से पता चल सकता है कि ये पेन कहाँ से आ रही है। सही। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा कि सुनना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना कि ये दर्द कहाँ से आ रहा है, उनकी क्या सिम्पटम्स हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो लोअर बैक पेन है, आपने कहा कि पेन ज़्यादा टाँगों की तरफ आती है, ये क्या एनाटॉमी अगर आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि एनाटॉमी के अंदर क्या कोई मसला हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट कि आपको पेन होने लग जाती है? जी। असल में जो हमारा वर्टिब्रा है, यानी बोनी पार्ट है स्पाइन का, उन 2 वर्टिब्रल जो मोहरे हैं, उनके दरमियान होती है एक डिस्क। वो हुँ। डिस्क बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए कि जेल की तरह का एक बॉल है, जिसके हुँ, गिर्द हुँ। स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वरना सोचिए अगर हम वो डिस्क ना हो, तो हम रोबोट्स की तरह सीधे होके चल रहे हों। तो हुँ, हुँ। उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, वही वीक पॉइंट भी बन जाता है। इसका मतलब है कि जो लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन है, वो असल में स्पाइन का वेट बेयरिंग एरिया है। हुँ, पूरी हुँ। बॉडी का वेट उस पे होता है। अगर हाथों या पाँव से कोई भी काम हो रहा हो, तो उसका सारा असर उस जगह पे जाता है। अगर वो डिस्क जो हैं वीक हो जाएँ और उनके वीक होने की वजह बेसिकली यही है कि वो एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी आम तौर पे किसी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना जो उसमें वेसल्स होती हैं, ताकि हुँ, उसको हुँ। ऑक्सीजन मिलती रहे, उसको न्यूट्रिशन मिलती रहे। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई वेसल नहीं है। इसकी जो न्यूट्रिशन है वो छोटी-छोटी वेसल्स हैं, जो उसके इर्द-गिर्द होती है, वहाँ से कंप्रेशन की वजह से मिलती है उसको। अब सही। होता ये है कि वो लोग जो स्मोकर्स हैं फ़र्ज़ कर लीजिए, उनके सबसे पहले वो वेसल्स बंद हो जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कोई शख़्स भी अगर स्मोक करता है, वो कुछ अरसे के बाद हमारे पास आएगा कि उसकी हुँ। डिस्क वीक है, थोड़ा-सा उसने कोई लिफ्ट किया है, वो डिस्क जो है वो डिजेनरेट होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो फूड हम खाते हैं, ख़ास तौर पर हमारे सबकॉन्टिनेंट के लोग जिस तरह की फूड जो है वो रूटीन में खाने लग गए हैं,
जो शायद 100 साल पहले तो मेक सेंस करती थी, लेकिन अभी वो मेक सेंस नहीं करती, लेकिन वो खाने वैसे के वैसे चल रहे हैं। तो हुँ, उस हुँ। फूड की वजह से भी वो जो जगह है ना जी, वो डिस्क जो है वीक हो जाती है। तो एक तो डिस्क प्रॉब्लम है, सोर्स ऑफ पेन। अब वो जो डिस्क बाहर आ जाए अपनी जगह से, तो वो जो नर्व्स वहाँ से निकल रही होती हैं, उसको वो इरिटेट कर देता है। हुँ, और हुँ। तीसरा जो प्रॉब्लम है, वो हमारे जॉइंट्स हैं, जिनको हम फैसेट जॉइंट कहते हैं, जो वर्टिब्रा के बैक पे होते हैं। यानी फ्रंट पे डिस्क, बैक पे वो जॉइंट। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली सोर्स ऑफ पेन। ठीक है। और डॉक्टर साहब ये जो जिस तरह वेसल्स आपने बताया थोड़ा जो स्मोकर्स लोग होते हैं उनमें जो ज़्यादा मसला होता है। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएट करें एक होता है ओल्डर एज ग्रुप यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको भी कमर का बहुत मसला होता है। तो उनके अंदर ज़्यादा क्या कॉमन रीज़न्स आप अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि क्या रीज़न बन जाती है लोअर बैक पेन? देखिए जी, उम्र तो एक नंबर है। अगर आदमी हेल्दी लाइफ़स्टाइल से रह रहा हो, तो यकीन कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा ख़्याल ये है कि उस आखिरी उम्र में या आखिरी अशरों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं बैक की, उसकी बुनियाद तो बहरहाल यंग एज में रखी जाती है। तो वो एक्यूमुलेटिव जो डिजेनरेटिव प्रोसेस है, वो एक्सेलरेट हो जाता है। उसकी वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो स्टीनोसिस है, नैरो होना है। हुँ, हुँ। नैरो यानी स्पाइनल कैनाल, जिसमें से नर्व्स गुजर रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं और साइड से निकल रही हैं, वो जगहें नैरो हो जाती हैं, क्योंकि जो बोनी पार्ट है, वो उसके अंदर जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है और वो एनक्रोच कर लेता है उस कैनाल्स को। तो उसकी वजह से उनको चलना उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। मज़े की बात ये है कि इसी उम्र में चलने की असल ज़रूरत है, हुँ, और हुँ, हुँ। चलने से पेन होती है। जब हुँ, हुँ। हमारी बॉडी एक्सटेंड होती है, तो वो नैरोनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से उनका चलना-फिरना बेकार हो जाता है। अब एक चीज़ जो खराब ही सेडेंटरी होने की वजह से हुई है, यानी ना चलने-फिरने की वजह से हुई है, वो असल में चलना-फिरना ही उनके लिए दोभर हो जाता है। तो इस तरह वो एक विशियस साइकिल में चले जाते हैं और बैक पेन जो है बड़ी डिसेबलिंग हो जाती है अगर इस उम्र में हो तो। सही। तो आपने कहा कि ये जो बुढ़ापे में एक क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट होता है कि ओवर द इयर्स आपके मसले बढ़ते जाते हैं और बुढ़ापे में आके वो आपको जो आप मसला देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो यंग लोग हैं, नौजवान हैं, उनको भी लोअर बैक पेन का बहुत मसला हो रहा है। तो उनको क्या अर्ली लाइफ़ के अंदर जो आप देखते हैं कि रीज़न्स हैं जो इस चीज़ के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अच्छा देखें, ये एक बड़ी मज़ेदार बात है कि बूढ़े लोग असल में अब बूढ़े नहीं हैं, वो दिल के जवान होते हैं। हुँ, और जो जवान हैं, वो इतने जवान नहीं रहे, वो असल में जिस्मानी तौर पर बूढ़े हो चुके हैं। होता ये है कि अब जवान भी तो सेडेंटरी बहुत ज़्यादा हैं। हर जगह जी। बैठे हुए कंप्यूटर पे चल रही है बात, रिक्रिएशन सारी कंप्यूटर पे है, गेम्स हो रही हैं, टीवी के हुँ, हुँ। सामने बैठा जा रहा है, सोशल मीडिया है। तो वो जो एक यंग एज में, यूथ में डिस्क ने स्ट्रॉन्ग होना था और उसके इर्द-गिर्द के मसल्स ने स्ट्रॉन्ग होना था, वो जगह बड़ी वीक हो जाती है। हुँ, इसको हम हुँ। कहते हैं कोर। जो बॉडी का कोर है ना जी, वो आपके रिब केज से नीचे जो पेल्विक बोन है, जिसे लव हैंडल्स कहते हैं, इनके दरमियान हर चीज़ फ्रंट पे, बैक पे कोर है। ये ठीक कोर है। का वीक होना, तो इसके लिए काफ़ी नहीं है कि आप जिम चले जाएँ। और देखिए मज़े की बात है कि जब हम जिम में जाते हैं वीक कोर के साथ, तो एक्चुअली बाज़ औक़ात हम अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते हैं। इसलिए कि जो कोर का स्ट्रॉन्ग होना है, वो जिम में आपके लिए यूज़फुल होगा, लेकिन जिम में जाके एक आदमी क्या करता है, अपने बाइसेप्स बनाता है, बिकॉज़ ही वांट्स टू लुक हुँ, गुड, शी वांट्स टू लुक जी। बेटर, फिट रखना चाहते हैं, तो वो अपने या अपर एक्सट्रिमिटीज़ को लड़के और लोअर एक्सट्रिमिटीज़ को ख़वातीन, ये इस पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कोर को स्ट्रॉन्ग करते हों। तो मेरा मशवरा यंग लोगों को ये होगा कि अगर आपने जिम एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, तो उस एक्टिविटी से पहले अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करें और फिर अपर बॉडी और लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें। ये ऑर्डर बड़ा ज़रूरी है। ये है वो रीज़न जिसकी वजह से यंग लोग भी बहुत ज़्यादा जल्दी जो है बैक पेन का शिकार हो जाते हैं। सही। डॉक्टर साहब ये जो बैक पेन है, इसके क्या कोई हिस्से होते हैं कि जिस तरह आपको पेन स्टार्ट हो गई है, अब आप कितना अरसा वेट करें कि आप डॉक्टर को दिखा दें कि अर्ली ऑन पेन अगर आप पेन के स्टेजेस बता दें, अर्ली ऑन पेन में चले जाएँ या थोड़ा वेट करें या उसको घर से ही ट्रीट करना स्टार्ट कर दें? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पेन असल में होती क्या है?
पेन इंफॉर्मेशन है ब्रेन के लिए जी, कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। बेसिकली जब पेन होती है आपको, तो आपके ब्रेन को बॉडी बता रही होती है, कम्युनिकेट कर रही होती है। ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है बॉडी की, कि देयर इज़ जी, समथिंग रॉन्ग। अब अब आपके ब्रेन ने उस पे एक्ट करना होता है। अगर आप उसे इग्नोर करें, तो इसका मतलब है आप अपनी बॉडी के एहतजाज को, ये बॉडी का एहतजाज है। अब हुँ, पेन की डेफिनेशन ये है कि इट हैज़ टू बी अनप्लेज़ेंट, क्योंकि सोचिए अगर ये प्लेज़ेंट एहतजाज होगा, तो लोग कहेंगे होने दो, तो इट हैज़ टू हुँ, बी अनप्लेज़ेंट। दूसरी बात ये कि इसमें एक इमोशनल कंपोनेंट होता है। इमोशनल कंपोनेंट होने की वजह से जो चीज़ भी इमोशनल होती है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जी, उन कुदरत ने ऐसा पेन को बनाया है कि वो आपको एक अनप्लेज़ेंट सेंसेशंस व्हिच इज़ इमोशनली एम्बेडेड आपके ब्रेन को पहुँचती है, ताकि आप उस पे कुछ एक्ट कर सकें। तो शुरू में पेन को एक्यूट पेन कहते हैं, और ये एक बड़ी यूज़फुल चीज़ है। वो बच्चे जो बगैर पेन रिसेप्टर्स के पैदा होते हैं, वो 1.5 साल से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। ये अच्छा, पेन जो है हमारी सर्वाइवल के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो एक्यूट पेन तो बड़ी यूज़फुल है। इसमें आदमी को सबसे पहले फ़ौरन ही एक्ट करना चाहिए। देखिए, डॉक्टर को दिखाना एक अलहदा चीज़ है, लेकिन आजकल जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से और आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि मेरे पेन की रीज़न्स क्या हैं। तो हुँ, पेन की रीज़न्स जो आपको नज़र आती हैं, जिसको नॉन फार्माकोलॉजिकली, यानी बगैर दवाइयों के अगर आपने ठीक करना है, तो उसको पहले से इमीडिएटली कर लेना चाहिए। जो कुछ आप कर रहे हैं, उसको आप चेंज करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो यकीनन आप फ़ौरन किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मशवरा लें कि भई मुझे क्या करना चाहिए। और हुँ, ट्रीटमेंट का पहला हिस्सा जो है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल होना चाहिए। दवाइयाँ, ड्रग्स और स्कैल्पल, ये असल में हमारी बीमारियों का इलाज नहीं है। तो शुरू हुँ, का पेन तो बड़ा यूज़फुल है। उसके बाद अगर आपने उसे इग्नोर इग्नोर कर दिया, तो वो सब एक्यूट बन जाता है। तकरीबन पहले 4 हफ्तों के बाद अ, वो पेन जो है वो अब ऐसी स्टेज में आ जाता है कि जिसमें फिर भी अगर इमीडिएटली उसको एड्रेस किया जाए, तो वो बड़ा ठीक हो सकता है। लेकिन 12 वीक के बाद ये पेन जो है वो क्रॉनिक बन जाता है। अब सही, क्रॉनिक पेन सिर्फ़ इत्तेजाज नहीं है, वो इटसेल्फ एक डिज़ीज़ है। हुँ, इटसेल्फ एक मैलफंक्शनिंग है, जो आपके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ओवरवेल्म कर देती है। ठीक, सही। तो डॉक्टर साहब अगर कोई एक्यूट स्टेज के अंदर किसी को पेन मतलब बहुत अर्ली ऑन स्टार्ट हो गई है और वो डॉक्टर के पास चला गया है, तो आपकी प्रैक्टिस में आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर्स कौन से टेस्ट करते हैं डायग्नोज करने के लिए कि क्या मसला हो गया बैक के अंदर? देखिए जी, डायग्नोसिस का तो चूँकि आज की मेडिकल बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि 90% डायग्नोसिस जस्ट एक्टिव लिसनिंग टू द पेशेंट, और डॉक्टर की अपनी एक्सपर्टीज़ कि वो बॉडी को कितना जानता है। हुँ, अच्छा, अब उसके बाद सिर्फ़ उसने बॉडी को खुद नहीं जानना, बल्कि उसने ये इन्फॉर्मेशन उस पेशेंट को बतानी है। जो आपकी बॉडी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो मैकेनिक्स है, मैं इसको मैकेनिकल प्रॉब्लम कहता हूँ, बैक पेन मैकेनिकल प्रॉब्लम है, केमिकल प्रॉब्लम नहीं है। केमिकल प्रॉब्लम को तो ड्रग से ठीक करना है, लेकिन मैकेनिकल प्रॉब्लम को मैकेनिक्स को ठीक करके करना है। तो मेरा ख़्याल ये है कि जो पहला इंटरव्यू है डॉक्टर के साथ बैक पेन के सिलसिले में, वो तो पेशेंट को सुनने का है। उससे पूछने हुँ, का है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, सिर्फ़ उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें नहीं हैं, बहुत सारे और इश्यूज़ हैं जो हमारे पेन प्रोसेसिंग को, जो हमारी बॉडी के अंदर पेन प्रोसेस होता है, मॉडिफ़ाई होता है, उसको कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, वो भी आपको सुनने हैं। तो एक तो हुँ, पैथोलॉजी है, यानी क्या प्रॉब्लम, क्या डिस्क हर्निएट हो गई है, क्या नर्व रूट प्रॉब्लम हो गया है, क्या जो है जी, फैसेट जॉइंट ओवरलोड हो रहा है। लेकिन हुँ, एक ये है कि पेशेंट उसको एक्सप्रेस कैसे करता है। बिल्कुल, स्टडीज़ हुई हैं कि मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोग, जेंडर्स के लोग अपने उसी पेन को, एक ही पेन को मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं। और तीसरा बिहेवियर है, उसमें अटेंशन सही, सीकिंग बिहेवियर भी होता है, उसमें नारकोटिक सीकिंग बिहेवियर भी होता है। तो एज़ ए फ़िज़िशियन तो हमें ये सब चीज़ों को देखना होता है, लेकिन यकीन कीजिए कि बेसिक जो डायग्नोसिस है, वो ये इंटरैक्शन है मरीज़ के साथ, ये काफ़ी होता है, आपको कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। खामख़ा रेडिएशन की ज़रूरत नहीं है, एमआरआई की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट के साथ एक अच्छी एक्टिव लिसनिंग के साथ सेशन काफ़ी है उसको समझाने के लिए कि वो क्या-क्या करे।
और डॉक्टर के लिए कि ये मरीज़ किस चीज़ का है। एग्ज़ैक्टली आप पिन पॉइंट कर सकते हैं अच्छे एग्ज़ामिनेशन के साथ कि ये L5 नर्व प्रॉब्लम है, ये फैसेट जॉइंट प्रॉब्लम है, ये डिस्क का प्रॉब्लम है। हाँ, जब पेशेंट एक क्रॉनिक में सब एक्यूट स्टेज पे आने लग जाए या वो आए ही देर के पास, तो उस वक़्त कुछ टेस्ट आपको करवाएँगे। सबसे अच्छा टेस्ट बहरहाल एमआरआई है। एमआरआई करने से सही, आपको एग्ज़ैक्टली पता चल जाता है कि बोन्स किस हालत में है और सॉफ्ट टिश्यू यानी डिस्क और नर्व किस हालत में। सही। ठीक है डॉक्टर साहब, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक और आके हम इसके ऊपर मज़ीद जो है डिस्कशन करते हैं। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नसर शाहिद के साथ लोअर बैक पेन के ऊपर। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन के ऊपर। आपने बताया एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। तो अगर हम एक रोज़मर्रा के सिनेरियो की बात करें, एक हाउस होल्ड के अंदर एक इंसान को कमर में दर्द फ़ील हो गई, कोई ज़्यादा झुक गया या कुछ भारी उठा लिया, तो क्या वो पहली अलामत है कि अभी फ़ौरन पेन हुई और वो फ़ौरन डॉक्टर के पास चला जाए, या वो कुछ अरसा वेट कर ले और नोटिस करे कि क्या-क्या टाइम पे उसको पेन होती है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और एक बड़ा डायलेमा भी है। आजकल की मेडिसिन में डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है। उसके पास अगर कोई ऐसी चीज़ आप लेकर जाएँगे कि जिसमें उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, तो वो बड़ी तेज़ी से आपको कहेगा जी बस एक्सरसाइज़ करें और इस तरह की बात, बड़ी बिल्कुल। नॉन स्पेसिफ़िक हिदायत दे के आपको चलता कर देगा। आई मीन ये मैं आज यानी जब से मैं अमेरिका आया हूँ, मैं अपने मरीज़ों से कहता हूँ कि अगर आपने हेल्दी रहना है, तो 2 लोगों से आप इज्तनाब करें, एक डॉक्टर से और एक वकील से। लेकिन जी, ज़ाहिर है कि इन दोनों जगहों से इज्तनाब करना तो बड़ा मुश्किल है। बेहतर जी, ये है जी कि पेन हुआ है, उसको समझा जाए कि ये एक एहतजाज है, प्रॉब्लम क्या हुआ है और उसको अपने तौर अपना डॉक्टर खुद बनने की प्रैक्टिस की जाए। आपकी ठीक है। बॉडी है, बेहतर ये है कि आप कम से कम 1 हफ्ता थोड़ा-सा रेस्ट करें, थोड़ा-सा देखें कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ है। वहाँ पर डॉक्टर के पास जाना बड़ा ज़रूरी है, अगर आपका पेन कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम दे रहा है। देखिए, न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम ये है कि आपको नमनेस और टिंगलिंग फ़ील हो रही है लेग में। आपकी पेन जो बिल्कुल, है वो शूट कर रही है लेग में। ऐसी सूरत में और या आपको कोई वीकनेस नज़र आ रही है, कोई फुट ड्रॉप हो गया है या आपका राइट, ब्लैडर और बाउल जो है, वो इनको हम रेड फ्लैग भी कहते हैं कि जी, कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जिसकी वजह से अब डॉक्टर के साथ आपकी एक प्रोफ़ेशनल कंसल्टेशन की ज़रूरत है। महज़ जी, बैक पेन जो किसी ओपन वाज़े से नज़र आ रही है, वो आपको बता तो रही है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। उसको इग्नोर बिल्कुल, नहीं करें, लेकिन उसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की बजाय आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएँ। ये तो है मेरा मशवरा। यानी फाइनेंशियली तो शायद ये एक अच्छा मशवरा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास ना जाएँ, लेकिन मेरे ज़ाती जो थॉट प्रोसेस है उसमें ये है कि जब कभी आपको कहीं भी पेन हो, आप थोड़ा-सा तवक़्क़ुफ़ करें, देखें कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ बॉडी आपको एहतजाज कर रही है, थोड़ा-सा रेस्ट करें, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन ले लें और देखें कि कहीं आपकी कोर वीक तो नहीं है। कोर सही, वीकनेस को अगर आपने पता करना है, तो इसको कहते हैं कि आप जैसे होता है ना जी कि अपने हाथ पे इसको प्लैंक्स कहते हैं। जी, प्लैंक्स आप देखें, गूगल करें, पता करें प्लैंक्स कैसे करते हैं। प्लैंक्स करें, बॉडी पर देखें कितने सेकंड्स आप प्लैंक्स में रह सकते हैं। अगर बिल्कुल, आप 1 मिनट तक प्लैंक्स कर सकते हैं सही तरीके से, तो आपकी कोर मज़बूत है। अगर आप सही, नहीं कर सकते, तो आपकी कोर वीक है। तो कोर को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ढूँढें। ये है वो बात। सही, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम नहीं है, तो बेहतर ये है कि अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें, थोड़ा-सा रेस्ट करें, थोड़ा-सा एंटी इन्फ्लेमेटरी लें और प्लीज़ अपना डॉक्टर खुद बनें। सही। डॉक्टर साहब, आपने मेंशन किया ये जो नमनेस और टिंगलिंग, यानी कि टाँगों के अंदर सुन्न होना और दर्द होना, ये एक अलामत है कि आपको लोअर बैक पेन के अंदर मसला हो गया है। तो ज़्यादा बड़ा रेड फ्लैग क्या है कि हरकत के साथ, यानी किसी मूवमेंट के साथ नमनेस और टिंगलिंग होना, या स्पॉन्टेनियस यानी कि बैठे-बिठाए आपको दर्द हो रही है टाँगों में? देखिए, जो बैठना है, सिटिंग पोज़ीशन है, वो असल में इंसानों के लिए कोई यूज़फुल पोज़ीशन नहीं है। सही, बड़ी अजीब बात है, आप अफ्रीका और एशिया के पुराने कल्चर्स में चले जाएँ, वो बैठने का फर्नीचर ही नहीं होता था।
पंजाब में, पाकिस्तान में आज से 200 साल पहले या तो चारपाई होती थी और या हुँ, फिर लोग चल फिर रहे होते थे। ये जो बैठने का फर्नीचर है ना जी, अब तो हम खाना भी बैठ के कुर्सी पे बैठ के करते हैं, तो बैठना जो है वो इंट्राडिस्कल प्रेशर को बढ़ा देता है। और जी, उसकी वजह से अगर कोई डिस्क हर्निएट है तो बैठने से डिस्क का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और आधे घंटा बैठने के बाद जो है वो लेग्स में पान वो जाना शुरू कर देता है। अलबत्ता बुढ़ापे में ये जो पाँव पाँव के पेन है, लेग्स में पेन है या लोअर एक्सट्रेमिटी में पेन है, वो खड़े होकर और वॉक करने से ज़्यादा आता है। लेकिन यंग लोगों में जो प्रॉब्लम है वो बैठने से ज़्यादा होता है। तो जी, कोशिश ये करनी चाहिए कि बैठने की पोज़ीशन चेंज करें। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो ऐसा आपका चेयर और टेबल हो, डेस्कटॉप हो जिसमें आप उसको चेंज कर सकते हो, यानी आप खड़े होके काम कर सकते हो। 15-20 मिनट के बाद आप बैठ जाएँ। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो आपकी मैकेनिक्स को बेहतर करना है, कंटीन्यूअस बैठे रहना, कंटीन्यूअस वॉच करना, सोशल मीडिया पे, ड्राइविंग में, इन चीज़ों को थोड़ा-सा हमें ब्रेक देनी होगी। सही, ठीक है। तो अक्सर थोड़ा-सा हम बात करते हैं कि आपकी प्रैक्टिस में जब कोई ज़्यादा साउथ एशियन कम्युनिटी यानी कि इंडियन, पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के लोग आते हैं, वो किस तरह डिस्क्राइब करते हैं अपनी बैक पेन को कि उनको वो नमनेस फीलिंग हो रही है या वो किस तरह के सिम्पटम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस पॉपुलेशन के अंदर? अच्छा देखिए हमारे जो लोग हैं बरसगीर के लोग जो हैं, वो एक तो अपने प्रॉब्लम्स को ना जी वो लिंगर ऑन करते हैं। बिल्कुल। और यानी जैसे कहते हैं कि अवॉइड करते हैं कि उनको सही तरीके से साइंटिफिकली देखा जा सके। और मैं उनको तो बेसिकली ना जी लाइफ़स्टाइल की जो चेंजेज़ हैं, वो ही सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि वो जो है और अच्छा एक बड़ी अजीब बात है बर्रसगीर के लोग जो हैं, जब वो आपको अपने सिम्पटम्स बताते हैं तो आप कहते हैं यार ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। ये कहाँ से सिम्पटम्स किस किस्म के आ गए? जी, असल इश्यू ये है कि जो जिसे मैं 3 एस कहता हूँ ना जी, वो उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। सही। नंबर 1 इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है, वो उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा होता है और वो स्ट्रेस जो है केमिकल स्ट्रेस भी है, यानी हाई शुगर इनटेक की वजह से भी है और उनकी जो रिश्ते हैं, उनमें उनके हर रिश्ता तकरीबन स्ट्रेन होता है। हर रिश्ते में हुँ, बंद गली होती है। तो एक तो बिल्कुल। ये स्ट्रेस है। और जिसकी वजह से उनकी कोई भी पेन, उनका कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम जो है, वो एक अजीब शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो हम किताबों में नहीं पढ़ते। चाहे वो दाँत हुँ, का दर्द हो, चाहे बैक का पेन हो। जी, दूसरा एस जो है, वो स्क्रीन है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल हुँ, उसमें एडिक्शन के लेवल तक जो है, आज की दुनिया जा चुकी है और ख़ास तौर पर हमारे बर्र-ए-सग़ीर के लोग किसी वजह से ज़्यादा हैं उसमें, उनकी ज़्यादा एडिक्टिव पर्सनैलिटी है। और तीसरा एस जो है, वो स्लीप है, कि उनकी स्लीप ठीक नहीं है। और हमेशा मैं उनको यही कहता हूँ कि इन 3 एस पर आप गौर करें। 7 एंड अ हाफ आवर टू 8 आवर्स नॉन इंटरप्टेड स्लीप एट नाइट, प्रेफरेबली इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द नाइट। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ हमारे बड़े-सग़ीर के लोग जो हैं ख़ासे डेफिशिएंट हैं एंड दैट्स वेयर दे हैव टू इंटरवीन। सही। ये आपने बहुत अच्छी और हेल्पफुल बात बताई कि स्ट्रेस, स्लीप और ये जो स्क्रीन है, ये हम सबको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर से हमारी लाइफ़स्टाइल को भी तबाह कर रहा है, हमारी बॉडी को भी तबाह कर रहा है। तो डॉक्टर साहब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि एज़ अ डॉक्टर आप पेशेंट को रिकमेंड कर रहे हैं कि अब इसको एमआरआई करवाना चाहिए। क्या आप एमआरआई ही एक ऐसा टेस्ट है जो रिकमेंड करते हैं या उसके अलावा कोई और एक्स-रेज़ या रेडियोलॉजी भी है जो आप रिकमेंड करते हैं? देखिए जी, बात ये है कि डिपेंड करता है, कुछ लोगों में अगर मुझे बहुत थोड़े से पेशेंट्स होते हैं जिनमें इंस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। एल्डरली पेशेंट्स, डिजेनरेटिव प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड है, जिसकी वजह से वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं, माइक्रो मूवमेंट होती है, उसके लिए हम एक्स-रे भी करवाते हैं। लेकिन जनरली ज़्यादातर बैक पेन के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो एमआरआई ही है। एमआरआई करने से आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाता है आप किस किस्म की स्पाइन से डील कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जी, जब आप एमआरआई करते हैं ये एक बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। दैट मीन्स कि इट्स गोइंग टू टेल अस एवरीथिंग व्हिच इज़ एब्नॉर्मल। लेकिन हर चीज़ जो एब्नॉर्मल होती है वो वर्थ नहीं करती कि उसको ट्रीट किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए। एमआरआई का हम इलाज नहीं करते, हम बंदे का इलाज करते हैं। तो उस आदमी बिल्कुल। की, उस खातून की जो कंप्लेंट्स हैं, उनको कोरिलेट करना एमआरआई के साथ ये एक अहम फिनोमेना होता है। सिर्फ़ आप एमआरआई की रिपोर्ट पढ़ लें
और उससे घबरा जाएँ, नहीं। आप जाके डिस्कस करें। तो बेसिकली इन टेस्ट्स को कोरिलेट करना पेशेंट के सिम्पटम के साथ, उसकी एज के साथ, उसके हालात के साथ, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना होता है और मेरा ख़्याल है कि वो सबसे अहम टेस्ट है। अलबत्ता कुछ थोड़े से पेशेंट्स जिनमें रेड फ्लैग्स होते हैं। रेड फ्लैग का मतलब है कि इट्स नॉट जस्ट ए मैकेनिकल प्रॉब्लम, इट कुड बी ए डेंजरस प्रॉब्लम। मसलन कोई कैंसर हो सकता है, मसलन सही। कोई जो है इन्फेक्शन हो सकती है, कोई जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। तो उनको तो आपको पहले रूल आउट करना चाहिए। मेक श्योर करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि ये बंदा जो बैक पेन के साथ आया है 70 साल का, इसको सिर्फ़ कोई डिस्क या जॉइंट का प्रॉब्लम है। हो सकता है कि उसको कोई पहला इवेंट हुआ हो जिससे पता चले, बाद में पता चले कि लंग कैंसर है या कहीं और कोलन में कैंसर है और उसका मेट पहुँचा हुआ है, मेटास्टेसिस पहुँचा हुआ है बोन में और जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है, या प्रोस्टेट कैंसर है। तो रेड फ्लैग्स को एक्सक्लूड करना पहला ज़िम्मेदारी है जब कोई शख़्स डॉक्टर के पास आता है। उसके बाद जब मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स तो बेसिकली डिस्कस करना होता है कि आपके हालात क्या हैं, आपने क्या-क्या करना है और कैसे आपने अपनी पुरानी आदतों को तर्क करना है। सही। डॉक्टर साहब, आपने कैंसर का मेंशन किया, तो क्या अगर कैंसर जिस्म के किसी और हिस्से में है, तो क्या वो आपकी कमर तक फैल सकता है? जी, जी, बिल्कुल। ख़ास तौर पर कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो सबसे पहला बाज़ औक़ात अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी अपीयरेंस वो वहाँ से दिखाते हैं। जैसे प्रोस्टेट कैंसर है या और इस तरह के कुछ कैंसर्स हैं जो जो है उसकी वजह वजह वहाँ प्राइमरी जगह आपको पता नहीं चलती, लेकिन और पता चल भी रही होती है, लेकिन वो सिम्पटम्स इतने नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे फटीग होना है, वेट लॉस होना है या और इस तरह की चीज़ें हैं। वो आदमी बाज़ औक़ात उनको इग्नोर करता है। आदमी कहता है यार मैं खा नहीं रहा, दिल नहीं लग रहा कुछ चीज़ों में, इसलिए मेरा वज़न कम हो रहा है। तो हर वो शख़्स जो 50 साल से ऊपर है, अगर उसको जो नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स जैसे फटीग है, वेट लॉस है और भूख का ना लगना है, कोई इस तरह की चीज़ है और फिर साथ उसको कमर का दर्द हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली एमआरआई जो है वो उसको बड़ा क्लियरली आपको बता देगी कि साहब कोई और प्रॉब्लम भी साथ चल रहा है। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब, थोड़ी-सी हम ट्रीटमेंट्स के ऊपर आते हैं, बात करते हैं। अगर हम बिल्कुल नॉन इन्वेसिव, जो आई गेस पहला स्टेप होता है ट्रीट करने का, उसमें आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं? एक्सरसाइज़ और वो चीज़ें तो चलें हम रिकमेंड करते ही हैं। लेकिन उसके अलावा क्या आप फिज़ियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं या उसके क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं? जी। असल में जी फ़िज़िकल थेरेपी एक ऐसे ही है जैसे एक आप कहते हैं जी आप इलाज करवा लें। लेकिन फ़िज़िकल थेरेपी की आगे डिटेल्स हैं। बीइंग ए फ़िज़िकल मेडिसिन एंड रिहैब डॉक्टर, मुझे अंदाज़ा है कि ये बेसिकली अपने मैकेनिक्स को समझना है। एक अच्छा फ़िज़िकल थेरेपिस्ट आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा डॉक्टर के साथ कि वो आपको बताएगा आपकी मैकेनिक्स कहाँ ख़राब हैं। और फ़िज़िकल थेरेपी की 2 किस्में होती हैं। एक पैसिव फ़िज़िकल थेरेपी है, यानी जिसमें बंदे ने कुछ नहीं करना, फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ने उसके ऊपर कुछ मोडालिटीज़ को इस्तेमाल करना है ताकि दर्द कम हो जाए। जैसे हुँ। हीट का इस्तेमाल है, कोल्ड का इस्तेमाल है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, अल्ट्रासाउंड है और इस तरह की मोडालिटीज़ का इस्तेमाल है। और एक ये है कि जब पेन ज़रा कम हो जाए, तो उसकी बॉडी को उसको एक्टिवली कुछ चीज़ें सिखाई जाएँ मरीज़ को या उस शख़्स को जिसको बैक पेन है, कि वो अपनी मैकेनिक्स को ठीक कर सके। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। ठीक अब है। टाइट मसल जहाँ कहीं भी होगा, उसके जो अपोज़िट ग्रुप है मसल्स का वो वीक हो जाएगा। तो इसका मतलब है उस वीक मसल्स को आपने स्ट्रॉन्ग करना है और हुँ। उस टाइट मसल को आपने फ्लेक्सिबल करना है। तो ये चीज़ें जब वो मरीज़ को सिखाई जाएँ, तो मरीज़ फिर उसको करता रहे। आम तौर पे ये होता है कि हमें दर्द हुआ, हम फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास गए, डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, हमारा दर्द ठीक हो गया, हमने कहा जी ठीक है, बहुत ठीक हो गया मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में दर्द का ठीक हो जाना, दर्द तो सिर्फ़ ये एहतजाज था कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। जब तक वो जो कुछ गलत कर रहे हैं उसको जो आप ठीक नहीं करते, आप फिर दोबारा आप में रिकरेंस हो जाएगी। फिर दोबारा आप ज़्यादा पेन के साथ 4 महीनों के बाद आ जाएँगे। तो बेहतर ये है कि जब पेन हो और आप फिज़िकल थेरेपिस्ट के जात जाएँ, तो वहाँ से आपने सीखना है कि मुझे किन मसल्स को स्ट्रेच करना है, किन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। सही। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक और वापस आके हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं।
जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे थे डॉक्टर के साथ लोअर बैक पेन के ऊपर और डिफरेंट जो उसको ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप फिजियोथेरेपी के बारे में बता रहे थे। तो फिजियोथेरेपी अगर आप रेकमेंड कर देते हैं एक पेशेंट को, तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? यानी कि उसको कितना हफ्ते में करवाना चाहिए फिजियोथेरेपी, या उसका डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है? देखिए जी, आइडियल तो ये है कि 2 टू 3 टाइम्स अ वीक फॉर 4 वीक्स। जी। इसमें अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे और आपको समझ नहीं आई, तो आप डॉक्टर के पास वापस आएँ। और अब जो है हो सकता है आपकी इन्फ्लेमेशन या आपका जो मैकेनिकल डिफेक्ट है उसको इंटरवेंशन के ज़रिए से ठीक करने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि आप 6 महीने थेरेपी ही करते रहें और फिर घर में एक्सरसाइज़ करते रहें और फिर ज़्यादा पेन के साथ वापस आएँ, इसका मतलब ये है कि बाज़ औक़ात इन्फ्लेमेशन और जो नर्व रूट इरिटेशन है वो ज़्यादा सख्त है। वहाँ पर डिस्क जो है उसने डेरे जमा लिए हैं उस जगह पर जहाँ उसको नहीं होना चाहिए। तो अब आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत है और सबसे पहला इंटरवेंशन आमतौर पे लो बैक के सिलसिले में कोई एपिड्यूरल इंजेक्शन होता है। अब जैसे ही इंजेक्शन का नाम सुनते हैं लोग डर जाते हैं और वो बिल्कुल कहते हैं जी सही। नहीं साहब ये आप इसके अलावा कोई बात बताइए, इंजेक्शन मैंने नहीं लगाना। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि इंजेक्शन ज़्यादा सेफ हो गया है निस्बतन दवाई लेते रहने से या अपने आप को क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट करने से। इसलिए कि जो फ्लोरोस्कोप एक ख़ास किस्म का एक्स-रे है, उसमें आपकी नीडल भी नज़र आ रही होती है 3 डायमेंशंस में और मेडिकेशन की सिर्फ़ थोड़ी-सी अमाउंट जो है लोकली जो अफ़ेक्ट कर सकती है, वो आपको एक बड़ा सिग्निफिकेंट विंडो दे सकती है पेन फ्री, ताकि उस पेन फ्री विंडो में आप अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। यानी आप इंजेक्शन लगाएँ और फिर फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाएँ, ताकि वो आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। डॉक्टर साहब, ये जो एपिड्यूरल इंजेक्शन है, क्या ये फिजियोथेरेपी के साथ ही अर्ली ऑन दे देना चाहिए, या वेट करना चाहिए कि अभी फिजियोथेरेपी के कैसे रिजल्ट्स हैं और उसके बाद उसको रेकमेंड करना चाहिए? देखिए, फ़ौरन एपिड्यूरल देना तो ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर एक रेज़िलियंस मौजूद है। उसके अंदर अपनी एक हीलिंग कैपेसिटी है। तो जब कभी कोई इस तरह का अनहोना वाक़या होता है, यानी डिस्क बाहर निकली, उसने इन्फ्लेम किया, तो बॉडी का जो अपना हीलिंग सिस्टम है, वो किक इन हो जाता है। बाज़ औक़ात वो इन्फ्लेमेशन ओवरवेलमिंग हो जाती है, तो इसलिए पहले जो 4 वीक्स हैं, उसमें बेहतर है कि फ़िज़िकल थेरेपी की जाए, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन ले ली जाएँ, कुछ पेन मेडिकेशन ले ली जाएँ, लेकिन फ़ौरन एपिड्यूरल ना लगाया जाए। बॉडी का हीलिंग सिस्टम असल में हमारे जितने हीलिंग मेथड्स हैं, उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। एक तो वो पर्सन स्पेसिफ़िक होता है, यानी हर बॉडी का अपना एक इंडिविजुअल हीलिंग सिस्टम है। तो वो चूँकि नेचर ने बनाया हुआ है, उसके अंदर एक ऑर्गेनिक वे होता है, उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो हम जो कुछ भी करते हैं, उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। स्टेरॉइड्स बॉडी में जाके आपके वेट गेन कर सकते हैं, आप जो हैं आपकी जो और बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, आपका ग्लूकोज़ मेटाबॉलिज़्म जो है वो ख़राब हो सकता है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, तो डायबिटिक हो सकते हैं, इवन दो कि बहुत स्मॉल अमाउंट है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जो बॉडी का अपना नेचुरल हीलिंग सिस्टम है, उसको प्रोवाइड की जाए एनवायरनमेंट, बॉडी को मज़ीद ट्रॉमे में न डाला जाए, रेस्ट और फिज़िकल थेरेपी के ज़रिए से उस हीलिंग सिस्टम के लिए मौका दिया जाए उसको। हाँ, अगर उससे वो काफ़ी ना हो, तो फिर एपिड्यूरल ठीक रहेगा। सही। और जैसे आपने कहा एपिड्यूरल जो इंजेक्शन है, क्या वो कोई बहुत बड़ी नीडल होती है? क्योंकि हमारे जो देसी लोग हैं, वो तो बहुत डरते हैं इंजेक्शन, जैसे आपने पहले भी कहा। तो क्या वो एक बहुत बड़ी नीडल होती है, या आम छोटी-सी जिस तरह इंजेक्शन होता है वैसी होती है? असल में जी नीडल का बड़े होना और छोटे होना तो इश्यू ही नहीं है, इसलिए कि बॉडी के अंदर वो नीडल सारी नहीं जाती। ठीक है जी? सही। आम तौर पर एपिड्यूरल जो लो बैक के लिए लगाया जाता है, उनकी 3 किस्में होती हैं। एक किस्म तो वो है कि जो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। यानी यूँ समझ लीजिए कि नीडल के सामने नीडल का शायद हाफ़ इंच जो है वो उस एपिड्यूरल स्पेस में जाता है, जहाँ हमारी टेल बोन हमारी सेक्रम से मिलती है, वहाँ पर एक नेचुरल होल होता है। उस होल को रूफ़ करता है एक लिगामेंट और उसके ऊपर स्किन होती है। तो इसका अच्छा। मतलब है कि जितनी भी लंबी नीडल हो, अंदर बॉडी के अंदर तो हाफ़ इंच से भी कम वो नीडल जाती है और उसके सामने ना कोई वेसल होती है, ना कोई नर्व होती है, क्योंकि वो एम्प्टी स्पेस होती है। वहाँ पर हम कंट्रास्ट जो है, एक कंट्रास्ट मीडियम डालते हैं, तो वो ऊपर एपिड्यूरल स्पेस में जाता है
तो हमें पता होता है अब जब हम मेडिसिन डालेंगे तो वो भी वहाँ ऊपर चला जाएगा। क्योंकि हमारी जो स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो तो L1 पे ख़त्म हो जाती है और उसके बाद S2 पे यानी सेक्रम के लेवल पे जाके एक थीकल सैक होता है, उसमें नर्व्स होती हैं। उसके नीचे तो वो कुछ होता ही नहीं है। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा सेफ इंजेक्शन है, इसको कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं। दूसरा इंजेक्शन है ट्रांसलेमिनर इंजेक्शन, उसमें जो है वो आपको जाना पड़ता है। आमतौर पे ख़वातीन ख़ास तौर पर घबराती हैं, वो कहती हैं जी हमने डिलीवरी के दौरान भी एपिड्यूरल लिया था। तो मैं उन्हें जी, समझाता हूँ कि वो एपिड्यूरल और इस एपिड्यूरल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाम एक ही है, जैसे हम सब लोगों के नाम सब इंसान एक जैसे लगते हैं, लेकिन हर आदमी मुख्तलिफ है, तो इसी तरह ये एपिड्यूरल भी मुख्तलिफ है। वो एपिड्यूरल लेबर रूम में जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, आदमी इतनी मुश्किल में होता है, शायद खातून की सबसे मुश्किल टाइम होता है वो, उस जी। पेन के आलम में हर पेन बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो बगैर एक्स-रे के होता है। वहाँ एक्स-रे नहीं किए जा सकते। तो वो ब्लाइंडली किया जा सकता है और वो हायर लेवल पे किया जाता है, जहाँ पर जो है सारे खतरात मौजूद होते हैं। ये बड़ा एक सेफ बैक का इंजेक्शन है। इसी तरह एक इंजेक्शन ट्रांसफोरेमिनल होता है, जो टेक्निकली ज़रा चैलेंजिंग होता है, लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसमें हम एपिड्यूरल स्पेस का जो फ्रंट का हिस्सा है, जो डिस्क के करीब है, वहाँ मेडिसिन डालते हैं। ठीक है। सबसे अच्छा अगर कोई इंसान कहे कि मैं इंजेक्शन से बहुत डरता हूँ, मैंने फिज़ियोथेरेपी भी नहीं करानी, उनके अपने कुछ आई गेस सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, तो क्या उस सूरत के अंदर कोई पेन किलर्स हैं जो आप रिकमेंड करते हैं जो कि आपकी पेन को बहुत ज़्यादा हद तक कम कर सकते हैं? बिल्कुल हैं जी। असल में देखिए जी, बात ये है कि असल जो क्रिमिनल है या असल जो कल्प्रिट है, आपने उसको पिन पॉइंट करना है। अंडरस्टैंडिंग जो आपकी बैक की है ना जी, वो 90% आपके लिए हीलिंग है। उसके बाद पेन मेडिकेशंस हैं, हर किस्म की पेन मेडिकेशन है, उनमें नारकोटिक्स भी आ जाती हैं, जो बड़ी अच्छी पेन मेडिकेशन है अगर प्रॉपर्ली इस्तेमाल की जाए। उनको उनको उनके साइड इफ़ेक्ट्स को समझा जाए, उनको थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल किया जाए और इस दौरान में बड़े से बड़े बैक पेन को जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम नहीं है, मेरा ख़्याल है कि कोई इंटरवेंशन किए बगैर भी आप ठीक कर सकते हैं। उसमें ज़ाहिर है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी डॉक्टर के साथ, जो डॉक्टर आपको समझा रहा है कि आपकी बॉडी ऐसी है, इस तरह करना है। इसी तरह वेट का लॉस है, वो 3 एस हैं, उनको ठीक करना है। तो थोड़ा-सा सब्र करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है इतना इमीडिएट इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो बैक पेन को बगैर किसी इंटरवेंशन के ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, सही। अगर हम अब थोड़ी-सी लाइफ़स्टाइल की बात करें, जो पहले आपने 3 एस मेंशन किए, स्ट्रेस, स्लीप और स्क्रीन। अगर हम स्लीप पे आके बात करें, बिकॉज़ ये थोड़ा-सा मेरे लिए पर्सनल भी है, मुझे भी लोअर बैक पेन का होता है दर्द। तो उसमें लोग कहते हैं कि अपना मैट्रेस चेंज कर लो, हार्ड ले लो या सॉफ्ट ले लो। उसके अंदर आपकी क्या रिकमेंडेशंस है? क्या मैट्रेस भी कंट्रीब्यूट करता है पेन के ऊपर? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स तो हैं, मल्टीपल फैक्टर्स जो हमारे इर्द-गिर्द सराउंडिंग्स में हैं, उनमें मैट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट है। यूँ समझ लीजिए कि अगर आप फ्लोर कितना सख्त होता है, उसके ऊपर एक छोटा-सा जैसे एक लिहाफ होता है ना जी, उतना जी, हल्का-सा लिहाफ अगर ऊपर डाला जाता है, तो वो आइडियल सरफेस है, जिस पे आपको लेटना चाहिए। लेकिन देखें, सही। स्लीप का ताल्लुक इन चीज़ों से इतना ज़्यादा नहीं है। स्लीप का ताल्लुक स्लीप हाइजीन से है। हुँ, आपने सोने से पहले 2 घंटे क्या करना है, उससे आपकी स्लीप की क्वालिटी ठीक होगी और अगर आप 8 घंटे सही सोएँ, तो 6 वीक्स में कुछ भी प्रॉब्लम है, सिर्फ़ बैक पेन ही नहीं, कोई भी डिज़ीज़ प्रोसेस है, वो ठीक हो जाता है। इसलिए कि बॉडी का हीलिंग सिस्टम हाइली पीक पे होता है, इम्यून सिस्टम हाइली अपने आप को रिस्टोर करता है, अपने ही वो देखता है कि कहाँ-कहाँ खराबियाँ हैं, आप सो रहे होते हैं और वो उसको ठीक करता है। लेकिन ये दैट हैपेंस इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। सही। अगर अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट आपका एब्सेंट है, तो हीलिंग जो है वो फिर मैट्रेस का मोहताज हो जाता है। वरना तो ये है कि जिसे कहते हैं ना, फांसी पे भी आपको नींद आ जाती है। ऐसी जगहों पे भी नींद आ जाती है। असल बात ये है कि स्लीप जो है वो बड़ा ही एक हीलिंग मैकेनिज़्म है, लेकिन उसके लिए सिर्फ़ मैट्रेस काफ़ी नहीं है, आपके जो सोने से 2 घंटे पहले हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सही। दूसरा जो ऐसा आपने कहा स्क्रीन, अब इतनी फ़ास्ट पेस लाइफ़ है, जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं या ओवरऑल किसी भी फ़ील्ड में काम करते हैं, हम हर वक़्त कंप्यूटर देख रहे होते हैं, लैपटॉप देख इवन फ़ोन्स जो है हम यंगस्टर्स एंड आई गेस ओल्डर जनरेशन भी हर वक़्त फ़ोन पे होती है।
तो उसको कॉम्बैट करने के लिए क्या करें अगर वो आपको पेन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है? बिल्कुल, और वो बिल्कुल कर रहा है जी। देखिए, इसमें ज़ाहिर बात है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको इस्तेमाल करना है हमने। मैं कहता हूँ कि आप एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें, आप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करें, आप अपने मैसेज को आगे पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन उसको रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल ना करें। एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। देखिए, हुँ, रिक्रिएशन स्क्रीन के ज़रिए से हासिल करने की बजाय अपने जो इर्द-गिर्द लोग हैं, अपने जो रिश्ते हैं, स्पाउस है, बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, अपने दोस्त हैं, उनके साथ बैठें, उनके साथ हुँ, क्वालिटी टाइम गुज़ारें। और रात को आपको पता हो कि आपके अज़ीज़-ओ-अक़ारिब को पता हो कि अगर मैंने मग़रिब के बाद जो है कॉल किया तो डॉक्टर साहब ने मेरी कॉल नहीं लेनी। डॉक्टर जी, साहब यानी लोगों को पता चल जाता है, कुछ अरसे के बाद आपके जानने वालों को पता चल जाता है कि जी, आपने इस वक़्त उनके फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करना। तो स्क्रीन को इस्तेमाल करने का जो तरीका है ना जी, वो ये है कि आप लिस्ट बना लें। एक वक़्त में जब आपने स्क्रीन पे जाना है, तो पहले से सोच लें कि मैंने किस काम के लिए जाना है। उस काम को करके फ़ौरन वापस आ जाएँ। आम ठीक तौर है। पे ट्रिगर करता है और चूँकि स्क्रीन में एक नॉवेल्टी होती है, उससे आपका डोपामाइन इंक्रीज़ होता है। डोपामाइन हमारा एक हैप्पीनेस का, ग्रैटिफिकेशन का न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है ब्रेन में और हम क्रेव करते हैं उसको। और चूँकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो वो क्रेविंग भी ज़्यादा हो जाती है। हुँ, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कॉन्शियसली इस बात को समझें और उस क्रेविंग को रिड्यूस करने के लिए अपनी जो एन्जॉयमेंट है, वो दूसरी चीज़ों में जो फ़ायदा उसको ढूँढें। एक्सरसाइज़ एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, स्पोर्ट्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप सिर्फ़ अपने घरवालों के साथ बैठ के आधा घंटा बगैर फ़ोन के बात करें ना जी, तो आपको पता चलेगा कि आप जेन्युइन रिश्ते में कैसे आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं उनको। अभी तो हम सब अजनबी लोग हैं एक-दूसरे को, नामों का पता है हमें, हमें पता है कि ये हमारा भाई है, ये बेटा है, ये बच्चा है, ये हस्बैंड है, लेकिन आम तौर पे हम साथ रहते हुए भी साथ नहीं हैं। मेरा ख़्याल ये है कि ज़िंदगी को अगर हम अपने सही रुख़ में देखना शुरू कर दें, तो सिर्फ़ बैक पेन ही नहीं, बैक पेन तो एक किस्म का कुदरत की तरफ से हमें एक अतिया है कि उसके ज़रिए से हम अपने आप को देख सकते हैं, सेल्फ़ अवेयरनेस कर सकते हैं, अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों को देख सकते हैं। इस तरह बैक पेन को लेना चाहिए। यानी पेन की कोई भी चीज़ हो उसको इसी तरह लेना चाहिए कि ये हमें अंदर से बता रही है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपका लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में प्रॉब्लम है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें स्क्रीन टाइम को जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, उसके लिए करें और फिर उसको अवॉइड करें, उसको कॉन्स्टेंटली यूज़ ना करते रहें अपना डोपामाइन लेवल इंक्रीज़ करने के लिए। डॉक्टर साहब, जो एक्सरसाइज़ है, अगर जिस तरह आपने पहले बताया कि जो हरकत है उसकी वजह से लोगों को पेन होती है और जो यंग लोग हैं या जो भी लोग जिम जाते हैं वो वेट लिफ्टिंग करते हैं उसके अंदर भी उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो क्या उस सूरत में वो कंप्लीटली उस एक्सरसाइज को करना छोड़ दें या उसको किसी डिफरेंट तरीके से अप्रोच करें? नहीं जी, एक्सरसाइज़ तो हर हाल में फ़ायदेमंद है, सिर्फ़ आपको उसको ऑर्डर को तब्दील करना होगा। यानी आपने अगर 45 मिनट लगाने हैं, तो आप यूँ कीजिए 3 हिस्सों में लगाइए। सबसे पहले ऑर्डर ये है कि सबसे पहले कोर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद लोअर एक्सट्रिमिटी को यानी लेग्स को और फिर उसके बाद अपर एक्सट्रिमिटी को। आमतौर पे उल्टा होता है। एक तो ये बात है, अपना ऑर्डर ठीक करें। दूसरी बात ये है कि स्ट्रेंथनिंग से ज़्यादा स्ट्रेचिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात को ज़हन में रखिए कि किसी मसल को जब आप स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच उस वक़्त तक कामयाब नहीं होता जब तक वो 30 सेकंड्स का ना हो। तो आपने कम से कम 30 सेकंड्स स्ट्रेच करना है। अब आप देखिए ना, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर जी, मसल की लेंथ ये है और यहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी निस्बत मसल की लेंथ ये है और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो अगर वो खूबसूरत नज़र भी नहीं आता, तो स्ट्रॉन्गर मसल वो है जो स्ट्रेच हो सकता है। सही। तो ये थोड़ी-सी एक अंडरस्टैंडिंग जो है अपनी जिम एक्टिविटी की, वो आप देखिए। सिर्फ़ वज़न ज़्यादा बढ़ाने से या सिर्फ़ जो है 1 घंटा ट्रेडमिल पे चलने से, वो आपको वो हेल्थ नहीं आएगी और यू विल एंड अप इन सम काइंड ऑफ पेन प्रॉब्लम। अगर आप सिर्फ़ जिम जाना शुरू कर दें, तो एक अक्लमंदी से जिम जाना, अपनी एक्सरसाइज़ को प्लान करना, मॉडिफ़ाई करना कि आप फिर उसको एन्जॉय करना शुरू कर दें। क्योंकि एक्सरसाइज़ से आपकी एंडोर्फिन्स बढ़ेगी, जो आपको स्क्रीन से बचाएगी। दूसरी बात ये है कि आपको एक अंदर से एक वेल बीइंग का एहसास होगा
और वो वेल-बीइंग आपको पॉज़िटिवली रीइन्फोर्स करेगी ऐसी एक्टिविटी के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपकी पेन शुरू हो गई, बैक पेन शुरू हो गई या शोल्डर में पेन शुरू हो गई या नी जॉइंट में पेन शुरू होगी, तो वो आपको डिस्करेज करेगी मज़ीद एक्सरसाइज़ करने से और फिर बिल्कुल। आप उस सेडेंटरी विशियस साइकिल में आ जाएँगे। सही, बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक और जो है बहुत ही बड़ा मिथ हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर है कि हम ऑब्वियसली जो अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास जाना, हम घर के अंदर जो भी दवाई पड़ी होती है अपनी कैबिनेट्स के अंदर हम वो ले लेते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर जो लोग खुद से ही टोटके इस्तेमाल करते हैं और घर के अंदर जो है तरीके इस्तेमाल करते हैं और पेन किलर्स जो घर के अंदर अवेलेबल होते हैं वही इस्तेमाल कर लेते हैं? असल में जी अक्सर टोटके तो इसलिए फ़ायदेमंद हो जाते हैं कि चूँकि बॉडी का अंदर का हीलिंग सिस्टम भी चल रहा होता है। अब जो हीलिंग सिस्टम के दौरान में आपने कोई टोटका इस्तेमाल किया और आपका पेन ठीक हो गया, तो वो एक कोइंसिडेंटल आम तौर पे अकरेंस होती है। मेरा ख़्याल ये है कि अब हम इस दौर में आ गए हैं कि इसको साइंटिफिकली देखें। किसी केमिकल को अपनी बॉडी में डालने से पहले मेरा ख़्याल ये है कि एक डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए, ख़ास तौर पर वो जो एक्सरसाइज़ और कंज़र्वेटिव केयर का माहिर हो। देखिए कंज़र्वेटिव केयर कहते हैं कि बग़ैर दवाइयों के, बग़ैर केमिकल्स के, बग़ैर जो है इंटरवेंशन और सर्जरी के उस तरफ आप लेकर आ रहे हैं। और देखिए जो इंटरवेंशन है वो सिर्फ़ एपिड्यूरल नहीं है और बहुत किस्मों के इंजेक्शंस हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ नर्व्स है, अगर एक नर्व जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पेन का बायस बन गए तो उसको हम एब्लेट कर देते हैं। इसी तरह आजकल बड़े सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर्स आ गए हैं बगैर सर्जरी के ठीक करने के, तो टाइम नहीं है कि उन सब की डिटेल बताई जाए। तो बहरहाल उन इंटरवेंशंस को जब स्मार्टली इस्तेमाल किया जाता है तो वो पेन को भी कम करते हैं और आपको मैकेनिकली एक एफिशिएंट पर्सन बनने में भी हेल्प करते हैं। सही है, बहुत ठीक डॉक्टर साहब, हम अपने शो के इख्तिताम की तरफ पहुँच रहे हैं, तो एंड पे आप क्या एक ओवरऑल मैसेज देना चाहते हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं कि हम लोअर बैक पेन को ओवरऑल एक समराइज़ करें, तो किस तरह उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और उसकी केयर कर सकते हैं? बस जी ख़ास तौर पर हमारे जो सबकॉन्टिनेंट के लोग हैं, उनको तो मैं ये कहूँगा कि आप पेन को दुश्मन नहीं समझें और देखिए, जब भी कहीं पेन हो रहा है, ख़ास तौर पर लो बैक पेन और नेक पेन, ये आपको बता रहा है कि आपका आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत है और आम तौर पे वो गलत यही चीज़ें होती हैं। और वो जो चीज़ें गलत हैं, उन्हीं को ठीक किए बगैर सिर्फ़ दवाइयाँ लेना काफ़ी नहीं है। दूसरी बात ये है कि सिंपल डॉक्टर के पास जाना काफ़ी नहीं है। यू हैव टू चूज़ ए पर्सन कि जो आपको सुने, एक्टिवली सुने और आपके साथ एक रेपो, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करे। और इंटरवेंशंस का इस्तेमाल करने से पहले ज़रा उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अपना डॉक्टर खुद बनिए और अपने लाइफ़स्टाइल को जो कल्चरली ख़ास तौर पर हम पर जो है हम पैकेज के साथ आते हैं, उनमें से वो हिस्सा जो यूज़फुल है। देखें कल्चर जो है ह्यूमन मेड थी चीज़ है। वो एक ख़ास एनवायरनमेंट में तो यूज़फुल हो सकती है, लेकिन एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो नुकसानदेह हो सकती है। तो मेरा ख़्याल है कि जो चीज़ें कल्चर की हैं, उनमें से आप पिक एंड चूज़ करें। अपनी जो रवायात हैं, अपनी जो आदतें हैं, ख़ास तौर पर बर्र-ए-सग़ीर के रहने वालों का जल्दी सो जाना, सुबह को उठना, ये सारी बातें और कुछ स्पिरिचुअलिटी उसको आप अपने जिस्म के अंदर लेकर आएँ, अपनी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। लेकिन देखें स्पिरिचुअलिटी 2 चीज़ों से शुरू होती है, वो उसकी अल्फ़ाबेट है। एक है गिविंग मोड में आना, दूसरों के लिए कुछ इस तरह करना कि रिटर्न में आप कुछ ना माँग रहे हों। ये बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी की अल्फ़ाबेट है और दूसरा ये है कि अपने रिश्तों को ज़रा गौर से देखें। रिश्ते जो हैं, वो हमारी सबसे बड़ी असास होते हैं। इन चीज़ों को एड्रेस किए बगैर आप अपने किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहेंगे, उसमें प्रॉब्लम ही आपको नज़र आएगा और आखिर में यू एंड अप हैविंग सो मेनी मेडिसिन और हत्ता कि सर्जरी वगैरह भी। तो इन चीज़ों से पहले ज़रा इन चीज़ों को गौर से देख लेने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है और मेरा ख़्याल ये है कि आदमी अपना खुद डॉक्टर बन जाए, ये सबसे अच्छी जो मैं बात कर सकता हूँ आज के इस डिस्कशन में, वो सबसे अच्छा मैसेज यही है कि आप अपना खुद डॉक्टर बनिए। सही। इसी तरह आप अपने शो के इख्तिताम पे पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती एडवाइस शेयर करी एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होगी। आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम अपने शो के इख्तिताम पे पहुँच गए हैं और हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड पे एक और ही दिलचस्प टॉपिक के साथ। खुदा हाफ़िज़।